सुप्रभात। मैं प्रकाश सिंह। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं आपके परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही है और ऐसे में अपनी परीक्षा को लेकर के आपके मन में विभिन्न तरीके के सवाल चल रहे होंगे। वैसे तो इसके पूर्व के विजुअल में मैंने आपको प्रश्न पत्र का प्रारूप समझा दिया था, फिर भी एक बार संक्षेप में उसको पुनः बताते हुए मैं इस विजुअल में खास करके आपको ये बताऊंगा कि आप परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें ताकि आपका प्राप्तांक अधिक से अधिक हो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न पत्र के प्रारूप पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें मैंने लिखा है प्रश्न पत्र का प्रारूप और उत्तर लिखने का तरीका। सबसे पहले आप ये जान लें, हालांकि आपको पता होगा नहीं, आपको पता है, आपके हिंदी का प्रश्न पत्र 3 घंटे के लिए होगा और उसका कुल अंक भार 80 नंबर्स में होगा। यह प्रश्न पत्र 4 भागों में विभाजित है। खंड क, ख, ग और घ करके आ सकता है। उसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो अपठित से है, दूसरा व्याकरण के लिए होगा, तीसरा पाठ्य पुस्तक के लिए और चौथा लेखन से संबंधित है। अपठित का मतलब ये होता है जिसको आपने नहीं पढ़ा है। इत्तफाकन हो सकता है कि वो बातें जो पेपर में छपी हैं आपके सामने कभी आ गई हों, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आपने उसको पढ़ा नहीं है इसके पहले। यह प्रश्न जो है कई चीज़ों को परखने के लिए जो छात्र के अंदर में परखने की कोशिश की जाती है परीक्षा के माध्यम से, जैसे त्वरित निर्णय क्या ले रहे हैं, उनकी चिंतन क्षमता कैसी है, उनकी तार्किक क्षमता कैसी है, या ऐसे विभिन्न तरीके के कौशलों को परखने के लिए ये प्रश्न पत्र में शामिल होते हैं। उसमें दो चीज़ें होती हैं खास करके, गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश का मतलब गद्य का कोई अंश है और पद्यांश का मतलब पद्य का कोई अंश है। आपने पहले से नहीं पढ़ा है उसको। इस बार के प्रश्न पत्र में जैसा कि हम लोगों ने सैंपल पेपर में देखा है जो बोर्ड की तरफ से आया है, उसमें 7-7 अंकों के यानी 14 अंकों के अपठित के लिए है, जिसमें अपठित गद्यांश से 7 नंबर और अपठित पद्यांश से 7 नंबर के प्रश्न रहेंगे। 3 प्रश्न इसमें वैकल्पिक हैं और 2 प्रश्न अति लघु उत्तरीय समझ लीजिए, मतलब बहुत छोटे में, हालांकि वर्णात्मक शैली में आपको लिखने हैं लेकिन बहुत बड़ा उत्तर नहीं लिखना है। तो 2 प्रश्न 2-2 अंक के हर भाग से और 3-3 वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे। फिर व्याकरण का जो आपका पाठ्यक्रम है यानी आपका जो सिलेबस है, तो व्याकरण में आपको 4 चीज़ें पढ़नी है 10th में। पद परिचय, वाच्य, अलंकार, अलंकार में अर्थालंकार, उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति, और फिर रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल संयुक्त मिश्र जो आपने पढ़ा। वाच्य में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और पद परिचय का तो खैर बहुत बड़ा दायरा है। तो हर भाग से 4-4 अंक के प्रश्न रहेंगे। यहाँ एक चीज़ आप ध्यान देंगे, अभी हमने चूँकि इस विजुअल में उत्तर लिखने के तरीके पर भी चर्चा करनी है और वही चर्चा विस्तार से करनी है। अभी हमने जो आप लोगों की प्री बोर्ड की कॉपी देखी है, उसमें हमने एक चीज़ देखा कि जैसे हर भाग के लिए पद परिचय, वाच्य, अलंकार और रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सबके लिए आपको 4-4 अंकों के प्रश्न हैं।
4-4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हालांकि पेपर में 5 छपे हुए हैं, ठीक है। आप में से कुछ विद्यार्थियों ने 5 प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं, यानी यदि इसमें 20 प्रश्न छपा हुआ है तो 20 का लिख दिया है आंसर। हालांकि आपको 16 प्रश्नों के उत्तर ही देने हैं। तो ऐसा आप नहीं करें, ये आपके हक में बहुत अधिक फायदेमंद नहीं है। हो सकता है कि इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ जाए, इसका नुकसान हो जाए। तो आप वैसे ही 4 प्रश्नों के उत्तर दें जिन पर आपका पूर्ण भरोसा है या आपका आत्मविश्वास करता है कि हमारा ये 4 सही हो जाएगा, तो आप 4 प्रश्नों के उत्तर दें। पद परिचय से 4 अंक, वाच्य से 4 अंक, अलंकार से 4 अंक और रचना के आधार पर वाक्य के भेद से 4 अंक का प्रश्न है। फिर बारी आती है पाठ्य पुस्तक की, किताब की। तो आपने, चूँकि हम लोग कोर्स ए पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम यहाँ कोर्स ए की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि कोर्स बी के लिए भी यही है, उनके बस खाली किताबों के यहाँ जो किताबों के नाम और उससे संबंधित जो प्रश्न है वो बदल जाएंगे। जैसे वहाँ कोर्स बी में लोग स्पर्श और संचयन पढ़ते हैं और यहाँ हम क्षितिज और कृतिका पढ़ते हैं। तो क्षितिज भी आप देखें तो 2 खंडों में है, गद्य खंड और पद्य खंड। तो क्षितिज से प्रश्न रहेंगे 22 नंबर, 22 अंक के। उसमें पठित गद्यांश, देखिए यहाँ अपठित है और यहाँ पठित है, ठीक है। तो जो आपने विभिन्न गद्य के विभिन्न साहित्यिक विधाओं में आपने जो पढ़ा है, यात्रा वृत्तांत हो, जीवनी हो, कहानी हो, उससे पठित गद्यांश 5 अंक के, और यहाँ ये 5 प्रश्न वैकल्पिक है, ठीक है। और लघु उत्तरीय प्रश्न गद्य खंड से 2-2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। हम यहाँ फिर आपको बता देते हैं कि यहाँ भी 3 की जगह 4 प्रश्न पेपर में, ठीक है। तो आप जिन 3 प्रश्नों पर आपका पूर्ण भरोसा बनता है, आप उन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखें। फिर पठित पद्यांश, ये भी 5 अंक का वैकल्पिक रहेगा। जो कविताएं या जो पद्य आपने अपने पाठ्यपुस्तक में पढ़े हैं, उसका कोई अंश उठा करके पेपर में छपा हुआ है और उससे 5 वैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। और यहाँ भी पद्य खंड से भी 2-2 अंक के 3 प्रश्न आपको लिखने हैं। यहाँ भी आपको 4 प्रश्न मिलेगा, 4 में से 3 ही लिखना है। फिर एक और पाठ्य पुस्तक है कृतिका। तो कृतिका से दीर्घ उत्तरीय 2 प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक के लिए हैं और आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ भी 3 प्रश्न छपे हुए मिलेंगे आपको। इसके बाद बारी आती है लेखन। तो लेखन खंड जो है यह 20 अंकों के लिए निर्धारित है और इस 20 अंक में 6 अंक अनुच्छेद के लिए, 6 अंक अनुच्छेद के लिए है। और आपके प्रश्न पत्र में कम से कम 3 अनुच्छेद के विषय दिए हुए रहेंगे, 1 लिखना होता है। फिर पत्र और आवेदन इत्यादि 5 अंकों के लिए है। सूचना, संवाद, संदेश, ये सब जो है वो भी 5 अंक के लिए, और विज्ञापन, ईमेल वगैरह 4 अंक के लिए। हालांकि इसको यहाँ फिक्स नहीं मानेंगे, अनुच्छेद जो है वो 6 अंक के लिए है। इसमें कुछ इधर उधर किया जा सकता है, जैसे स्ववृत्त वगैरह में लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। स्ववृत्त को लेकर के बहुत अधिक कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक तरीके से बायोडाटा है, ठीक है। तो वो लिखना है इस तरीके से। आप देखिए तो आपका पूरा प्रश्न पत्र जो है वो 80 अंकों का हो गया। 14 अंक अपठित के लिए और 16 अंक व्याकरण खंड से 14 और 16 30 हो गए, और 30 अंक आपके पाठ्य पुस्तक के लिए हैं, 60 हो गए, और 20 अंक हो गए लेखन से। ये आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप है, ठीक है। अब आइए आगे चर्चा करते हैं उत्तर लिखने के तौर तरीके पर। तो यहाँ जो हमने महसूस किया है, या एक बार फिर आपको बता दें कि आपके रिपोर्ट की कॉपी को देखते हुए जो हमने ऑब्जर्व किया है, उसी को लेकर के हम ये अपना अनुभव आपसे साझा कर रहे हैं
अभी तक आपने गलतियां की, ठीक है, वो गलतियां आपने की और हमने देखा, इसका कुछ विशेष असर आपके अंक पत्र पर नहीं पड़ने जा रहा है। हालांकि रिजल्ट तो प्री बोर्ड का भी हम लोग देते हैं, लेकिन अब जो अंक पत्र आप हासिल कीजिएगा बोर्ड में, बोर्ड की परीक्षा दे करके, तो उस अंक पत्र का अपना एक विशेष मतलब है। तो एक शिक्षक होने के नाते हमारी शुभकामना तो आप लोगों के साथ है ही। हमारा प्रयास ये है और हमारी हार्दिक इच्छा ये है कि आपके अंक पत्र सुदृढ़ दिखें, उन पर अंकों का भार जो है, जैसे यहाँ लिखा हुआ था मिटा दिए अंक भार 80, ठीक है, तो उस पर अंकों का भार अधिक से अधिक दिखे। आप अपनी कॉपी चेक करने वाले को अपनी कॉपी पर अधिक नंबर देने के लिए कैसे, अब यहाँ शब्दों के चयन में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है हमको। हम बात देख रहे हैं, दिवस कहें या प्रेरित करना कहें, ठीक है, या आप उसको सोचने पर विवश करें कि हाँ विद्यार्थी ने अधिक अंक देने के लिए, देने लायक लिखा है, तो उसके लिए आपकी कॉपी पर कुछ स्पेशल या कुछ अलग दिखना चाहिए। देखिए यहाँ आप लोग क्लास में अक्सर हम लोगों से बात करते हैं कि सर जल्दीबाजी में हमने ये लिख दिया है, आप कह देते हैं, हम सुन लेते हैं, आप कहते हैं कि सर ये त नहीं है न है, ये क नहीं है ख है, आप कहते हैं, हम सुन लेते हैं, क्योंकि वहाँ हम भी हैं और आप भी हैं, ठीक है। लेकिन बोर्ड में आप परीक्षा दे करके आ गए और आप किस स्तर के विद्यार्थी हैं, तीव्र क्षमता वाले हैं, मध्यम श्रेणी वाले हैं, आपकी क्षमता क्या है, इसका पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन आपकी कॉपी है। आपकी कॉपी को चेक करने वाला आपको उसी से जज कर रहा है, वो ना आपकी ऊंचाई देख रहा है, ना लंबाई देख रहा है, ठीक है, ना आपका वो आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि से वो परिचित नहीं है, कुछ नहीं जानता है, बस उसके सामने आपकी कॉपी है और उसी से आप अपने आप को उसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके सामने। तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर होना चाहिए, मेरे कहने का तात्पर्य यही है। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आपकी लिखावट सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। आप सुंदर लिखें और स्पष्ट लिखें। स्पष्ट का मतलब ये है कि आपकी कॉपी चेक करने वाले को आपकी कॉपी को पढ़ने में कठिनाई नहीं है, आपने जो लिखा है उसको वो ठीक ढंग से पढ़ ले, आसानी से पढ़ ले। उसके बाद बारी आती है शब्द शुद्धता और शब्दों के चयन की। आप 10th में पढ़ रहे हैं तो आप जो भी उत्तर लिख रहे हैं उसमें चयनित शब्द जो हैं वो आप प्रयास करें कि 10th जैसे लगे कि 10वां के विद्यार्थी का उत्तर लिखा हुआ है। तो आप सुंदर लिखें, स्पष्ट लिखें, शुद्ध लिखें और शब्दों का चयन ठीक ढंग से करें। जहाँ तक शुद्धता और शुद्धता की बात है तो हम चर्चा उन्हीं चीज़ों पर कर रहे हैं जो हमने अभी आपकी कॉपी देखी है और उसमें जो हमने पाया है। अभी तक आप लोगों ने नहीं पर अनुस्वार देना नहीं सीखा है। यदि नहीं सीखा है तो अब सीख लीजिए, क्योंकि शब्द कई विद्यार्थियों की कॉपी पर अशुद्ध लिखे। पता नहीं कहां से और प्रचलन हम देख रहे हैं, और ये हम ये नहीं कहेंगे कि हम आप ही की कॉपी पर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इस चीज को कई जगह देख रहे हैं, अलग अलग छात्रों की कॉपी में देख रहे हैं
आएगा, आए यहाँ लिखिए और गा यहाँ लिखिए। जाएंगे, जाए यहाँ लिखिए, ये यहाँ लिखिए, चंद्रबिंदु का पता नहीं। ये सब गलतियां नहीं करें। ये आएगा, जाएंगे, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। निकलेगा, पढ़ेगा, पढ़े यहाँ है, गा वहाँ है, ठीक है। इसलिए लिखना है, इस यहाँ है, लिए वहाँ है, ठीक है। कई बार तो इतना अधिक हास्यास्पद लगता है कि इसलिए में इसलिए एक साइड लिखा हुआ है और ये अलग लिखा हुआ है। एक और चीज जिससे आप बचिए, उत्तर लिखते हुए कई बार कुछ ऐसे शब्द आते हैं अंतिम में, जैसे यहाँ पर कॉपी के अंतिम छोर पर, ठीक है, कि जिसका जैसे ईमानदारी हमको लिखना है तो हम यहाँ ईमानदार यहाँ तो पढ़ गए और हम यहाँ लिखते हैं, गलत तरीका है। आप या तो पूरे शब्द को यहीं हटाइए और नहीं तो जगह छोड़ दीजिए, यहाँ लिखिए, या इसमें आप ईमान यहाँ तक लिखिए, एक हल्का सा योजन चिन्ह टाइप का यहाँ लगाइए और फिर यहाँ लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि ये चर्चा इस विजुअल में हो रही है, ऐसी चर्चाएं कक्षाओं में अक्सर हुई है और निश्चित तौर पर आप में से अधिक विद्यार्थियों ने सुधारा है अपने आप, ठीक है। आप में से बहुतों के बहुत अच्छे अंक आए हैं, ठीक है, अपेक्षाकृत गलतियां कम दिखी हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने उन चीज़ों को पूरी तरह इग्नोर किया है या आपने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया है, आपने ध्यान दिया है, आपने सुधार हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे जो रह गए जिन्होंने अपने आप को अभी तक सुधारना जरूरी नहीं समझा या बात को आई गई समझ रहे हैं, हम उनके लिए कह रहे हैं कि भाई नंबर आप ही का आएगा, मार्कशीट पर नाम आपका छपा हुआ रहेगा, ठीक है, और अब जो अंक पत्र मिलेगा उसका बहुत आगे तक उपयोग है। तो इस लिहाज से आप प्रयास ये करें कि आपको नंबर अधिक से अधिक मिले। एक और बात, प्रश्न में हर प्रश्न के साथ निर्देश दिए गए हैं, तो आप प्रश्नों के निर्देश को ठीक से पढ़ें और ये निश्चित करें, सुनिश्चित करें कि प्रश्नकर्ता किस उत्तर की इच्छा रखता है या किस उत्तर की मांग कर रहा है, या आपका प्रश्न जो है वो उसको किस उत्तर की अपेक्षा है, या निर्दिष्ट प्रश्न का उत्तर हमको कैसे लिखना है, और दिए गए निर्देश के हिसाब से आप प्रश्न के उत्तर लिखें। जो उत्तर लिखना है, जो क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन है, उसको आप फॉलो करें। हर प्रश्न के ऊपर कुछ ना कुछ निर्देश के रूप में छपा हुआ है, जैसा कि हमने इसके पहले बताया कि व्याकरण खंड के हर पार्ट से आपको 4-4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 5 प्रश्न पेपर में छपा हुआ है, उसके लिए ऊपर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें, तो आप 4 प्रश्नों के उत्तर दें। तो वर्णनात्मक प्रश्न जो है उसमें ऊपर यदि लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों के बीच में दें, तो आप प्रयास ये करें कि आपका उत्तर 30 से 40 शब्द के बीच में खत्म हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 शब्द आगे पीछे चल सकता है, ठीक है। 30 से 40 शब्द का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपने उत्तर को 10 शब्द में समेट दें, या 30 से 40 शब्द का मतलब ये भी नहीं हुआ कि आप अपने उत्तर को 100 शब्द तक लेकर के चले जाएं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप वर्ड लिमिट का ख्याल तो रखते हैं, हम एक बार फिर कहेंगे कि हमने देखा है इस चीज़ को, वर्ड लिमिट का ख्याल है, लेकिन आप उत्तर की लंबाई देखते हैं कि हमने कितना लिख दिया। आप नंबर ऑफ सेंटेंस यानी वाक्यों की संख्या कितनी है इस पर ध्यान आप नहीं देते।
आपके उत्तर से विराम चिन्ह गायब हो जाते हैं, कॉमा और पूर्ण विराम का पता ही नहीं चलता है। आपने यहाँ से उत्तर लिखना शुरू किया और सीधे लाकर के खत्म कर दिया। मैंने हमेशा इस चीज को कहा है कि यदि 2 अंकों के लिए प्रश्न है तो आपको कम से कम 4 या 5 वाक्य लिखने हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े बड़े वाक्य लिखिए, क्योंकि आपको शब्द संख्या का ध्यान रखना है। आप वाक्यों की संख्या यानी विराम चिन्हों का प्रयोग करें। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप विराम चिन्हों का प्रयोग करें। कई बार हमने कई विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, समझाया है। हम यहाँ एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। जैसे आप देखिए, ये कई बार विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करना या गलत प्रयोग कर देना या कर देना अर्थ में भी परिवर्तन का कारक बन जाता है। आप ध्यान से देखें, दोनों जगह रोको मत मारो उसे, रोको मत मारो उसे, यही लिखा हुआ है। कोई अंतर नहीं है, एक ही शब्द 2 जगह लिखे गए। अब विराम चिन्ह लगाते हैं। अब आप पढ़िए इसको, रोको मत मारो उसे, रोको मत मारो उसे। ये कॉमा और पूर्ण विराम, ये कॉमा का प्रयोग जो है ये सीधे शेष बदल रहा है, अर्थ बदल दे रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि रोको, यानी मारने से मना किया जा रहा है, मत मारो उसे, और यहाँ कहा जा रहा है कि रोको मत मारो उसे, यहाँ मारने के लिए कहा जा रहा है। विराम चिन्हों का प्रयोग आप अपने उत्तर में करें, अंक भार को देख लें और उस अंक भार के हिसाब से आप ये तय करें कि आपको अपना उत्तर कितना लिखना है, कितने वाक्यों में लिखना है। आप लाइन मत गिने, वाक्य गिने, शब्द तो गिने, शब्द संख्या का ध्यान रखें, लेकिन आप नंबर ऑफ सेंटेंस पर भी ध्यान दें। इसके बाद बारी है लेखन खंड की, तो वहाँ हालांकि लेखक सिर्फ ये लेखन खंड के लिए ही नहीं है, ये आपको हर जगह इस चीज का ध्यान देना है। किसी भी चीज की शुरुआत जो हम करते हैं तो उसको शुरुआत करने का और उसको समाप्त करने का अपना एक प्रॉपर तरीका होता है। सीधे अचानक से कोई चीज शुरू नहीं हो जाती है और अचानक से किसी चीज को खत्म भी नहीं किया जा सकता है। यहाँ यदि हम ऐसे करते हैं तो कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। तो चाहे वो प्रश्नों के उत्तर देने का तरीका हो या चाहे कुछ और हो या हमारे जीवन में भी कुछ हो, हर चीज़ की शुरुआत होती है, फिर वो कुछ देर तक या कुछ दूर तक चलता है और फिर उसका विराम होता है या फिर वो खत्म होता है। तो आप उत्तर भी लिखें, उसको साहित्य की भाषा में या व्याकरण की भाषा में उसको कहा जाता है भूमिका। लेखन में तो इस चीज का आप लेखन खंड के प्रश्न के उत्तर लिखने में इस चीज का विशेष रूप से ध्यान दें। आप जैसे आप कोई एक टॉपिक निर्धारित कर लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको महिला सुरक्षा,
और अनुच्छेद लिखना है। तो आप सीधे महिला सुरक्षा को लेकर के ही चर्चा करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करें। आप उसके लिए कुछ भूमिका में लिखिए, ठीक है। फिर भूमिका के बाद बारी आती है विषय वस्तु की। तो भूमिका से अब आप विषय वस्तु पर आइए, जो निर्दिष्ट विषय है उसके संबंध में लिखिए। फिर आप अपने विचार वगैरह यहाँ लिख सकते हैं, उसको लेकर के आपके अपने विचार क्या हैं, कानूनी प्रावधान क्या हैं, ये कुछ लिख सकते हैं। फिर कुछ उदाहरण वगैरह दे सकते हैं, उदाहरण वगैरह, और तब आप समापन करें। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे घर में मेहमान आए हैं और हमें उनको चाय सर्व करनी है, ठीक है। तो आप सोचिए कि चाय मेहमान को पिलानी है, इसके लिए चाय बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, और जहां से उठ करके परिवार का कोई सदस्य किचन की तरफ बढ़ता है ना, वहां से चाय बनाने की भूमिका शुरू हो जाती है, ठीक है। और फिर आप चाय बनाने के प्रोसेस को याद कीजिए। अपने विचार या उदाहरण वगैरह की बात है, जैसे किसी को मन किया तो चाय में अदरक मिला देता है, इलायची मिला देता है, तेजपात वगैरह डाल देता है, जो भी है। और फिर समापन, फिर हम ला करके उनको सर्व करते हैं, ठीक है। और चाय पीने की प्रक्रिया या चाय देने की प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि मेहमान ने कप उठाया और एक ही बार चाय गटक कर दिया, या चाय पी लिया, जैसे उनको चाय पीना है और कप उठा करके फेंक दिया। कप रखने, चाय पीने के बाद कप रखने तक की प्रक्रिया जो है, ठीक है, या फिर वो पिए गए कप को उठा करके वापस किचन में ले जा करके रखने की जो प्रक्रिया है, वो समापन है। तो आप भूमिका से शुरू करें और अपने जो भी अनुच्छेद वगैरह आप लिख रहे हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ें। आप वर्ड लिमिट का ख्याल रखें, ठीक है। नंबर ऑफ सेंटेंस का भी ख्याल रखें, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करें। बाकी हमने पहले कहा है कि लिखावट सुंदर हो, स्पष्ट हो, शुद्ध हो, ये तो हर जगह जरूरी है। पत्र वगैरह की जो बात है, तो पत्र में आप संबोधन का विशेष ख्याल रखें। हम किसको पत्र लिख रहे हैं और उसके लिए उचित संबोधन क्या है, ठीक है। दूसरी चीज कि पत्र की भाषा शालीन रखें। आप किसी को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें उद्दंडता नहीं झलकनी चाहिए, चाहे वो पत्र आपका औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो। अनौपचारिक पत्रों में थोड़ा बहुत स्पेस हमको मिलता है, लेकिन औपचारिक पत्रों में आप एकदम ध्यान रखें कि आपकी भाषा शालीन होनी चाहिए। दूसरा चीज़ कि पत्र को आप बहुत अधिक लंबा नहीं लिख सकते हैं। यदि आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, किसी कार्यालय को पत्र लिख रहे हैं, तो उस अधिकारी के पास आपके पत्र पढ़ने के अलावे या आपने जो कहा है या जो आपकी मांग है उसको पूरा करने के अलावे उसके पास और भी बहुत सारे काम हैं। तो आप पत्र को इतना, ये ध्यान रखा जाता है कि पत्र को इतना लंबा नहीं लिखें कि पढ़ने में बहुत अधिक समय लगे। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। सूचना वगैरह जो है, तो सूचना में बहुत कम शब्दों में सारी की सारी बातें लिख देनी होती है। सूचना का मतलब ही होता है कि उसमें एक भी इंफॉर्मेशन छूटे नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने विद्यालय में कोई क्विज प्रतियोगिता करानी है, इसके लिए सूचना देनी है कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को। तो यह प्रतियोगिता कब है, किस समय है, किस दिन है, कहाँ से कहाँ तक के विद्यार्थियों के लिए है, भाग लेने का तरीका क्या है, कहाँ इसको संचालित की जाएगी, कब इसका रिजल्ट निकाला जाएगा, ये सारा कुछ आपके सूचना में आ जाना चाहिए।
यानी सूचना पढ़ने वालों को ये नहीं लगे कि इसमें कोई जानकारी छोड़ दी गई है। फिर एक पार्ट है विज्ञापन का। तो विज्ञापन आप प्रयास ये करें कि हालांकि 25 शब्द में लिखना है, 30 शब्द में लिखना है, 40 शब्द में लिखना है, ये आपके पेपर में रहेगा। विज्ञापन आप सुंदर बनाएं, आकर्षक बनाएं, और विज्ञापन इसके लिए ही दिया जाता है कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, या आप जिस भी चीज़ का विज्ञापन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की तरफ अधिक से अधिक लोग आकर्षित हों। तो कैसे आप आकर्षित करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें डालें। कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो जागरूकता फैलाने के लिए किए जाते हैं, जैसे जल संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है। तो इसमें बहुत अधिक इसको सुंदर और आकर्षक बनाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ विषय प्रमुख होता है और आप उस विषय के प्रति अधिक से अधिक कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो ऐसे करके हमने एक बार फिर आपको बताया कि आप अधिक नंबर कैसे गेन कर सकते हैं, आप अधिक अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी परीक्षा अच्छी होगी और आपके परिणाम भी बेहतर रहेंगे। धन्यवाद।